अपने आप को समर्पित कर देना किसानों की ग्रोथ के लिए, जैसा आपने कहा कि उनकी इनकम को डबल कैसे किया जाए, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ एक दिमाग की सोच है या इसमें और लोग भी शामिल हैं? क्यों किसानों की स्थिति ऐसी बनी हुई है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी सारी योजनाएं हैं सरकार की भी, और आप हैं और आप जैसे बहुत से लोग हैं जो किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं। बावजूद इसके किसानों की हालत बहुत निचले स्तर पर है। इसका रीज़न क्या है? एग्रीकल्चर में आप चाहते हैं कि 10 गुना फ़ायदा हो, तो अभी दोबारा इसी पे हम आ जाते हैं। तो एग्री 10X क्या है ये? हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपके साथ नेहा। आज हम आपके साथ आए हैं और आपके सामने लेकर आए हैं खास मेहमान को, लेकिन उनसे मुखातिब कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम जिस घर या मकान में रहते हैं वो भले ही कितना ही सुंदर क्यों ना हो, हम उसमें कितना ही महंगा इंटीरियर एक्सटीरियर क्यों ना लगवा लें, लेकिन अगर उसकी नींव खोखली होगी या कमज़ोर होगी तो उस घर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यही स्थिति और यही हाल आज हमारे देश का है। हमारे देश की बैकबोन यानी कि हमारे किसान और हमारे देश की रीढ़ यानी कि खेत और खलिहान, दोनों ही इस वक्त अगर मैं कहूँ कि कमज़ोर स्थिति में है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि किसानों के लिए ये होना चाहिए, किसानों के लिए वो होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो शायद इस पर सोचकर आगे बढ़ते हैं और इस पर काम करते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से आज एक खास मेहमान हमारे साथ है जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा, उस सच्चाई को समझा और उसके लिए काम किया। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर पंकज गोदे जी। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूँ कि पंकज सर जो है वो CEO एंड फाउंडर हैं एग्री 10X के। इसके बारे में हम सर से बात करेंगे कि आखिर क्या है ये, क्या सोचते हैं वो किसानों के लिए, अपने देश के बारे में। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसान एक ऐसा नाम है जो हर भारतीयता को पता है या हर भारतीय को पता है, लेकिन जब सोचने की बात आती है तो कुछ लोग सोच पाते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो 100% में से अगर मैं केवल 5% ही बोलूँ तो वही लोग उनके लिए काम करते हैं। हाँ। आपको ऐसा क्या लगा या आपके जीवन में ऐसी क्या सिचुएशन बनी, आपने ऐसा क्या देखा किसानों के लिए कि आपको लगा कि नहीं, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा इनके लिए? हाँ, सही बात है कि हम लोग तो एक IT इंडस्ट्री से आए हुए लोग हैं, और ख़ासकर देखा जाए तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था। लेकिन 2014 में जब मैंने कंपनी छोड़ी और जब हमने 2014 से 16 में कुछ काम किया, और 16 में जब रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना हम कुछ अपने देश के लिए करें, तो हम लोग हमेशा साइबर सिक्योरिटी में या फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस में काम कर रहे थे, लेकिन किसानों के लिए कुछ करना, ये एक काफ़ी इसके बारे में पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन क्या करे और कैसे करे ये हमें पता नहीं था ऑनेस्टली। तो हमने फिर इसके बारे में रिसर्च किया, काफ़ी पढ़ के यही पता चला कि लोग बोल रहे कि डबलिंग द फार्मर इनकम। अब डबलिंग द फार्मर इनकम ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बन गया है, लेकिन इसको कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका जिम्मेदारी हमने इन ए शॉर्ट आई थिंक आई विल से कि हमने इसका वी टेकन अ एफर्ट टू इंश्योर दैट वी डबल द इनकम ऑफ अ फार्मर, और उसी में से ये एक नाम चुन के हमने बाहर निकाला, वो है एग्री 10X। वाई दिस एग्री 10X? एग्रीकल्चर को 10X ग्रोथ देना ये हमारा एक एम था, और उसी एम पे आज हम चल रहे हैं, और उसी एम को हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। तो अब जैसे आपने कहा कि हमने सोचा कि एग्री 10X बनाया जाए, तो अब जैसे मैं अगर सोचूं कि मैं किसानों के लिए क्या कर सकती हूँ, तो हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। किसानों की पॉलिसीज़ में चलो सरकार को योगदान दे दिया, हो गया हमारा इतना काम, बस उतना ही था। या कहीं पर अगर कुछ ऐसा डोनेशन कैंप चल रहा है किसानों के लिए, तो वहाँ जाकर हमने कुछ डोनेट कर दिया। अक्सर लोग इतना ही सोच पाते हैं। तो पूरा अपने आप को समर्पित कर देना किसानों की ग्रोथ के लिए, जैसा आपने कहा कि उनकी इनकम को डबल कैसे किया जाए, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ एक दिमाग की सोच है या इसमें और लोग भी शामिल हैं? नहीं, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। इसमें मेरे मेंटर्स भी है। जब ये आइडिया हमारे दिमाग में आई थी तो हमने काफ़ी डिस्कशन किए, काफ़ी गाइडेंस लिया, और इनके
अलावा मेरे 2 को फाउंडर भी है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा, इसको आगे बढ़ने का और आगे बढ़ाने का एक हौसला मेरे को दिया, और वो हौसले के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अकेला शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन इसके बराबर मैं कुछ लोगों को और बताऊंगा कि जो फार्मर हम समझते हैं कि एक अनएजुकेटेड है या जिसको समझदारी नहीं है, शायद ये गलत है। हमारे यहाँ के फार्मर काफ़ी प्रोग्रेसिव है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके वजह से आज जो कुछ भी हम लोग कर पा रहे हैं वो उनके वजह से। जी, तो स्टार्टअप अगर हम इसे कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, आपका ये स्टार्टअप था जब आपने शुरू किया? नहीं, अभी भी ये स्टार्टअप ही है। अच्छा। हम नहीं बोलेंगे कि हम कुछ बड़े हो गए, हमने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। कितना अभी आपको टाइम हो चुका है इसको चलाने? हम लोगों ने करीबन से 2.5 साल 3 साल से ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप पता है, एग्रीकल्चर में आप जितना भी करोगे उतना कम है। नो डाउट, आपने बहुत सही बात की कि एग्रीकल्चर में जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान है। हाँ, अब आप बोलिए कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारा प्राइमरी, या फिर हम सब लोग, तो हम सुबह उठ के खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि ये खाना जो आ रहा है वो किसान के घर से आ रहा है, किसान के काम से आ रहा है। मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी खा रहे हैं उसमें सब में इनपुट किसानों का है। और हम शायद ये रियलाइज़ भी नहीं करते कि वो किसान हमारे लिए धूप में या बारिश में या ठंड में एक अपने खेत में काम करते रहता है, और अगर देखा जाए तो उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं। हाँ, तो इसी सोच से हम आगे बढ़े कि इस चीज़ को कैसे हम चेंज करें इंडिया में। ये जो आपने बात कही कि जिसकी वजह से पूरा भारत या बहुत सा हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, हमारा अनाज, हमारी सब्जियां, हमारे फ्रूट्स, और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और सच में उनकी इनकम बहुत बहुत लेस है जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक रीज़न क्या है? मतलब क्यों किसानों की स्थिति ऐसी बनी हुई है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी सारी योजनाएं हैं सरकार की भी, और आप हैं और आप जैसे बहुत से लोग हैं जो किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं। बावजूद इसके किसानों की हालत बहुत निचले स्तर पर है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ कि मैं गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी के ऊपर कमेंट करूँ, बट मुझे लगता है कि करंट सरकार ने जो सुविधा किसानों के लिए लेके आए हैं वो आज तक शायद मैंने ना सुनी थी ना पढ़ी थी। और मैं बहुत इनफैक्ट बिहाफ ऑफ आवर फार्मर्स आई विल से दिस गवर्नमेंट इज लुकिंग एट टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर फार्मर्स इन इंडिया। सेकेंड, क्या चैलेंज आता है फार्मर के लाइफ में? देखिए, फार्मर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक तरीके से आगे बढ़ता है। उसको कोई 10 लोग जाके मिलते हैं कि आप ये करिए तो वो कर लेता है, लेकिन जब अंत में उसको एक चीज़ आती है कि उसका माल बेचना है तो वो ज़्यादातर एक मिडिलमैन के पास जाता है, एक बिचौलिया के पास जाता है और अपना माल बेचता है। अब ये बिचौलिया, मैं नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, क्योंकि वो भी उनका एक बिजनेस है, तो मैं बोलूँगा कि लेकिन वो अपना एक स्वार्थ रख के काम करते हैं। तो वो स्वार्थ रखने में इतना स्वार्थ हो जाता है कि फार्मर को पैसा कम मिलता है और बिचौलिया को पैसा ज़्यादा मिलता है, जो कि एक एफर्ट नहीं डालते। तो हमने यही एक प्रयास किया कि क्यों ना हम ये फार्मर को एक नया एक्सेसिबिलिटी दे, जहाँ पे एक राइट बायर जो कि ये फार्मर से डायरेक्टली खरीदे। और हम क्यों ना ये फार्मर को मार्केट से 1 रुपया या 2 रुपया ज़्यादा भाव दे उसके जो भी उसका प्रोड्यूस आ रहा है, और उसी चलते चलते उसको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, या उसको जो सॉर्टिंग का खर्चा लगता है, या उसको जो पैकिंग का खर्चा लगता है, वो क्यों ना हम कम कराएं। और इसके कारण अगर वो फार्मर को 1 या 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे लगता है 10x ग्रोथ जो हम फार्मर के लिए चाहते हैं वो शायद ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। बिल्कुल, और जैसा कि इसके नाम से आपने बताया कि एग्री 10x, मतलब एग्रीकल्चर में आप चाहते हैं कि 10 गुना फ़ायदा हो। तो अभी दोबारा इसी पे हम आ जाते हैं। तो एग्री 10x क्या है ये? इनफैक्ट अगर आप देखिए, हमारे कंपनी का नाम iCognitive ग्लोबल है। हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि
जैसे एक अली बाबा है या अमेज़ॉन है, वैसे हमने किसान के लिए एक अमेज़ॉन या अली बाबा बनाया है। जहाँ पे किसान अपना प्रोड्यूस या अपना खेत का जो उपज है वो उपज उस प्लेटफॉर्म पे डाले और कोई एक बायर है वो वहाँ से खरीदे। तो इससे क्या हो गया कि एक बिचौलिया हट गया वहाँ से, फार्मर को पैसा तुरंत मिल जाए, फार्मर को क्वालिटी के तरफ ज़्यादा ध्यान दे के उसको ज़्यादा पैसे कैसे मिले ये हम उसको उपदेश देते। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग फार्मर की मदद करते हैं और उसके कारण आज एग्री 10X किसानों तक पहुँच रहा है, किसानों को पसंद आ रहा है, किसानों को बेनिफिट्स मिल रहा है और वो बेनिफिट्स के कारण और बाकी किसान हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा एक बहुत इसमें एक जो प्रॉब्लम होता है किसान के साथ, जैसे कि पंजाब का माल सिर्फ अमृतसर जाएगा या पंजाब में उगाया माल ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि पंजाब का माल केरला भी जा सकता है। या फिर लीची सिर्फ बिहार में होती है तो वो दिल्ली तक आएगी, या यूपी का आलू सिर्फ यूपी तक रहेगा या यूपी का आलू दिल्ली जाएगा। हम ये चाहते हैं कि यूपी का आलू केरला में भी जाए और यूपी का आलू दुबई में भी जाए, या हम ये चाहते हैं कि लीची बिहार की सिर्फ दिल्ली ना आते हुए लंदन भी जाए। तो हमने ये भी कर दिखाया और ये कर दिखाने के कारण आज किसानों को बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और वो बेनिफिट्स 10X ग्रोथ जैसे ही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो होती हैं, फ्लिपकार्ट है लोगों के लिए, अमेज़ॉन है, तो डायरेक्ट वहाँ पर हम लोग देखते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। इसमें बीच में मिडिल मैन का कोई वर्क नहीं है। ठीक उसी तरह एग्री 10X का भी काम है। फार्मर्स का अपना जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट उस पर डिस्प्ले होता है और एक वहाँ पर वो अपनी शायद सेलिंग प्राइस भी रखते होंगे और उसके बाद जिसको भी वो चीज़ पसंद आती है डायरेक्ट कंज्यूमर उसको खरीद सकता है। हाँ, बराबर। और अभी क्या होता है कि फार्मर हमेशा जो उसका फार्म प्रोड्यूस होता है वो कभी अपना प्राइस नहीं बताता है किसी को कि ये प्राइस है, ये दुनिया बताती है उसको कि इसका प्राइस ये है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक चीज़ है कि जहाँ पे फार्मर डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज़ इतने रुपए में ही बेचनी है, चाहे वो मार्केट से 2 रुपये ज़्यादा रहे, चाहे वो मार्केट से 10 रुपये ज़्यादा रहे। हाँ, वो बिल्कुल एक ऑनलाइन साइट की तरह ही हो गया कि प्राइस मैं अगर फार्मर हूँ तो मैंने अपना फिक्स प्राइस रख दिया है और उसी पे अगर किसी को खरीदना है तो वो उसी पे खरीदेगा। इससे फार्मर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, राइट। और जैसा कि आपने बताया भी कि अभी तक ये होता था कि मेरे पास अगर मेरा कोई प्रोडक्शन है, पोटैटो है या कुछ भी हम XYZ मान लें और हमें एक मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती थी, तो अगर मैंने 1 रुपये प्रति किलो बेचा है और मिडिल मैन से उसने ख़रीद के आगे और ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचा है, तो अगर कंज्यूमर के पास वो मान लीजिए 50 रुपीज़ गया तो ये जो 40 का मार्जिन है वो किसान तक नहीं पहुंचा, वो 30 का मिडिल मैन ने लिया और 10 रुपये उससे भी कम। तो ये जो बेनिफिट है अब ये डायरेक्ट किसानों को मिलने वाला है जिसके वो पूरी तरह से हकदार हैं। तो ये एग्री 10X का जो एक सर ने बताया कि स्टार्टअप है अभी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो यूथ एक्सप्रेस में इस इंटरव्यू में आज आपको पता चल रहा है कि एग्री 10X एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो डायरेक्ट किसानों को उनके प्रोडक्शन का पूरा लाभ पहुंचा रहा है। एग्री 10X का जो प्रोसेस है सर, मतलब उसका क्वालिटी कुछ चेक होता है, जैसे डायरेक्ट किसान अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगता है कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? नहीं, एक प्रोसेस है इसका पूरा। हम लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जब फार्मर ऑनबोर्ड होता है, फार्मर ऑनबोर्ड होने के बाद उसका KYC होता है कि वो सच्ची में फार्मर है या नहीं। फिर उसके बाद उसका जो प्रोड्यूस होता है उसका क्वालिटी असेस होता है। क्वालिटी असेस होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो कौन से ग्रेड का मटेरियल है। उसके बाद वो फार्मर क्वालिटी असेसिंग होने के बाद वो फार्मर वो उसका माल बेच सकता है प्लेटफॉर्म पे। जब तक क्वालिटी असेसिंग नहीं होगी तब तक फार्मर माल नहीं बेच सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो गारंटी है वहाँ 100% मिलती है कंज्यूमर को। ऑनलाइन प्रोडक्ट में फिर भी कभी कभी फेक चीज़ें आ जाती है, लेकिन यहाँ पर फेकनेस का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सर ने जैसा बताया, पंकज सर ने, कि उनकी पूरी टीम है
केवाईसी बाकायदा किसानों का होता है कि वो है भी या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, और उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी क्वालिटी एनालिसिस होता है, उसके बाद ही जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले होता है। तो सर जैसे अगर हम एग्री 10X की पोर्टल पे जाएं या मोबाइल ऐप पे जाएं तो कुछ डिस्प्ले इस तरह का होता है, उनके रेट चार्जेस होते हैं या कुछ फसलों की कैटेगरी? हाँ, वो जिस तरीके से आप एक कंज्यूमर के लिए या एक नॉर्मल बिजनेस के लिए ये बहुत सिंपल सा दिखता है कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को खरीदना है, एक प्रोडक्ट है उसको बेचना है। तो जिस तरीके से आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदना है या बेचना है, उसी तरीके से ये दिखता है। और इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया है ताकि ये एक फार्मर फ्रेंडली रहे और बिजनेस फ्रेंडली रहे। ओके तो इसमें जैसे किसी ने परचेज कर लिया किसानों से डायरेक्ट, तो डिलीवरी का प्रोसेस कैसे होता है? क्या किसानों को करना पड़ता है या एग्री 10X का टीम ये करता है, या जो बायर है वो सब मंगवाता है डिलीवरी? नहीं, जनरली ये बायर का काम होता है कि बायर डिसाइड करता है, क्योंकि हम लोगों का जो सेलिंग होता है या फार्मर का सेलिंग होता है वो फार्म गेट तक ही सीमित है। फार्मर को हम नहीं चाहते कि उसको एक एडिशनल बर्डन दे कि फिर से वो ट्रांसपोर्ट बुक करे, ट्रांसपोर्ट और अपना माल किसी के पास पहुंचाए, ये हम नहीं करना चाहते। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमारे साथ जुड़ी है ये वो काम करती है, और इसका जो पैसा है वो ट्रेडर देते हैं। ऑलराइट। और किसानों को क्या वेट करना पड़ता है अपने पेमेंट्स? नहीं, किसानों के लिए इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। जैसे पहले होता था कि 20 दिन वेट करे, 30 दिन वेट करे, हमारे प्लेटफॉर्म पे वैसे कुछ नहीं होता है। ये इंस्टेंट मनी कॉन्सेप्ट है। मतलब डील फाइनल हुई, फार्म गेट से माल निकला और पैसा आपके अकाउंट में आ गया। दिस इज़ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि फार्मर को हमेशा वेट करना पड़ता था। मिनिमम मुझे लगता है 30 डेज तो वेट करना पड़ता था अपने पेमेंट्स। हमारे कॉन्सेप्ट में कोई 30 डेज का वेट पीरियड नहीं है, हमारे इसमें इमीडिएट पेमेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब पूरी तरह से एग्री 10X जो अपना नाम उसने रखा है वो पूरा किसानों के लिए ही रखा है, और पूरे बेनिफिट के लिए उसके लिए ही काम हो रहा है। अब तो उसी के बेनिफिट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो हम लोगों को ग्रोथ चाहिए थी वो ग्रोथ मिल भी रही है और किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो मतलब अब जैसे यूपी का किसान है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ यूपी तक ही उसका माल सीमित नहीं है, वो राजस्थान में भी डायरेक्ट व्यापारियों को बेच सकता है आपकी पेमेंट के थ्रू। और क्या ये इंडिया तक ही सीमित है या वो बाहर भी बेच पाएगा अपना? नहीं, जैसे मैंने बोला कि त्रिपुरा से हम माल खरीद, मीनिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे माल लोड होता है और दुबई में माल खरीदा जाता है। मैंने बताया कि बिहार का लीची लंदन भी जा सकता है। तो अभी तक तो ये इंडिया के लिए सीमित है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। और ये ग्लोबल जाने से हमारे फार्मर का सिर्फ 10X ग्रोथ नहीं रहेगा, वो 20X हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा कि हम लोग अनियन तो एक्सपोर्ट करते ही थे अभी तक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे ही है जो एक्सपोर्ट नहीं होती है, अगर वो एक्सपोर्ट होने लग गई तो हमारे किसान को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो पॉलिसी जो चेंज हुआ है, जो अभी जो करंट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज या पॉलिसी रिफॉर्म लेके आया है, वो सब पॉलिसी इस पूरे व्यवहार को एक एक प्रोटेक्शन देती है, और उसके कारण फार्मर को बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे और फार्मर्स को वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और एग्री 10X जैसे कंपनियां या और भी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो इसमें काम कर रही है। तो ये मतलब आपका इंडिविजुअल एक अपनी पॉलिसी है एग्री 10X किसानों के लिए, या इसमें आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इंक्लूड करके उनको बेनिफिट देते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी का रोल तो हम लोग अडॉप्ट नहीं करते इसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो हम कभी कभी फार्मर्स को ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये स्कीम है, आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। या गवर्नमेंट, और उनको समझाते भी है कि गवर्नमेंट के पास ये काफ़ी सारे स्कीम्स चलती है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट तक फार्मर के पास पहुंचती नहीं है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट इतना मेहनत कर रही है तो वो पहुँचे और फार्मर को बेनिफिट हो। तो अभी ऑल ओवर इंडिया है इसकी फैसिलिटी फॉर फार्मर्स? हाँ, अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल इंडिया जाएं। हाँ, एक यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे आपने बनाया ये किसानों के लिए, तो उनको इसके बारे में आप कैसे डिलीवर करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं? कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ टीम है जो जाती हैं गाँव में, उन्हें बताती हैं। ये किस तरह से आप अपना, अगर मैं कहूँ कि PR करते हैं किसानों तक, वो कैसे होता है? देखिए, इसमें PR तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि PR जनरली किसानों के लिए नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के एक CSC करके यूनिट है जो SPV है गवर्नमेंट के साथ,
कॉमन सर्विसेज सेंटर। और ये कॉमन सर्विसेज सेंटर के जो VLE है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ये गांव-गांव में पहुंचे हैं। तो हमने इनको अपना एम्बेसडर बनाया है और हमने इनको एक इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि आप गांव-गांव में जाके इसका प्रचार करिए। ऑफ कोर्स उसके लिए उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन बेनिफिट्स से ज़्यादा उनकी जो रीच आज डिजिटल इंडिया के कारण बनी है, वो रीच बहुत ज़्यादा बनी है और वो कंपेरेटिव टू एनी अदर वो रिस्क वो जो रीच है वो रीच हो नहीं पाई किसी की। तो हमने फिर CSC SPV के साथ पार्टनरशिप की और हम लोग एक पार्टनरशिप में ये काम करते हैं और वो एक पार्टनरशिप को नया नाम दिया गया और उसका नया नाम है किसानी मार्ट। तो किसानी मार्ट, तो फार्मर अभी किसानी मार्ट जाके अपना माल बेच सकता है। तो इस तरीके से ये हुआ है। अच्छा, आपने अभी जो कॉमन CSC जो आपने बताया, ये हमने पढ़ा भी था कि किसी किसान को उसका गोभी का जो फसल था शायद उसका रेट प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने शायद अपनी आधी फसल पे ट्रैक्टर भी चला दिया था इस गुस्से में। तो रविशंकर जी ने इस ट्वीट पर फ़ौरन एक्शन लिया था, तो उसमें आपके पोर्टल ने कुछ हेल्प भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमारे पास रोज़ की आती रहती है जहाँ पे किसानों को रेट ठीक से नहीं मिलता है। और ये एक समस्तीपुर में हुआ था कि किसान ने हल चला दिया था, हल चलाने वाला था। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इस पर तुरंत एक्शन ली। हमने उसका माल जो मंडी में 1 रुपया बिकने वाला था वो हमारे एक व्यापारी ने 10 रुपये में ख़रीदा। तो वो बोलते हैं ना कि 10x ग्रोथ कहाँ से आती है, तो ये इस तरीके से 10x ग्रोथ आती है। और ऑनरेबल मिनिस्टर ने इसको देखा शायद और काफ़ी प्रमोशन भी इसका किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग प्रमोशन के लिए तो नहीं बने हैं, हम लोग अपना एक काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर काइंड इनफ कि हमारे एफर्ट्स को ऑनरेबल मिनिस्टर ने रिकॉग्नाइज़ किया। और अगर मिनिस्टर जैसे लोग हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं तो हमें एक नया ऊर्जा मिलता है कि हम लोग फार्मर के लिए और करें। हाँ। तो हम लोग और अभी इसमें आगे बढ़े हैं ज़ोरों शोरों से, और बिहार, यूपी, गुजरात, MP हर जगह हम अपना काम चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि कोई है इस टाइम पे भी जो आजकल लोग इंजीनियर, डॉक्टर, रॉकेट मिसाइल इन सब के बारे में ही सोचते हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं। और ज़रूरी भी है अगर देश को आगे बढ़ाना भी है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नींव को मजबूत करना भी उतना ही ज़रूरी है। सर, अभी तक मैंने आपसे जितनी बात की काफ़ी मेरे को आप सिंसियर लगे किसानों को लेकर, अपने काम को लेकर। तो क्या आप पर्सनल लाइफ में भी इतने ही सीरियस हैं या कुछ मस्ती करते हैं फैमिली के साथ, मूवीज़, गाने, ये सब भी है? नहीं, एक पर्सनल लाइफ तो है ही, लेकिन लास्ट 3 साल शायद मैं अपने फैमिली को ज़्यादा समय नहीं दे पाया। क्योंकि एक स्टार्टअप बिल्ड करना यानी एक छोटे बच्चे को जन्म देके उसको ऊपर लेके जाना, ऐसे वाली बात होती है। तो हम तीनों फाउंडर ने काफ़ी मेहनत की और मेन बात यह है कि हमारे सबके फैमिलीज़ ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और वो फैमिली ने समझा कि ये लोग कुछ करने जा रहे हैं और ये लोग कुछ कर बैठेंगे। चाहे वो पैसा लगे, चाहे वो समय लगे, चाहे वो हम समय ना दे। तो मुझे लगता है वो भी एक ये Agri10X का हिस्सा है और रहेंगे। तो बस फैमिली के साथ टाइम अब थोड़ा बहुत जाता है इधर उधर। हाँ, आपकी बातें सुन के मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा भी टाइम मिल पाता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिल पाता है तो फ्री टाइम में या अपने लिए टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? अपने लिए तो अभी समय, बहुत से लोग होते हैं कुछ स्पोर्ट्स खेलने चले जाते हैं या मूवी देखते हैं या आप गाने सुनने लगते हैं। आपका ऐसा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? अच्छा, अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो फ़िलहाल इंटरेस्ट ये है कि कंपनी कैसे ग्रोथ करे। हाँ। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक छोटा बेबी है हमारा, अब वो बेबी को कैसे हम लोग नए तरीके से ऊपर लेके जाए, एक डिफरेंट थॉट्स आते हैं, रात 2-2 बजे तक काम करते हैं। अब फैमिली के लिए समय भी देते हैं कभी कभी और अपने आप के लिए भी समय दे देते हैं, बट पूरा समय अभी Agri10X के लिए ही चाह रहा है। चलिए, अच्छी बात है सर कि कोई है कि चाहता है कि वो अपना फ्री टाइम भी Agri10X को ही दे रहा है, ज़्यादा किसानों को ही दे रहा है। हाँ। तो सर जैसे आपने शुरुआत की और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको, तो अगर मैं कहूँ कि अगले 10 साल में या 15 साल में आप अपने काम से फार्मर्स की कंडीशन क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी छोटे लोग हैं जो बोलेंगे शायद, बट अगर फार्मर को अच्छा रेट मिलने लग गया
तो मुझे लगता है जो यूथ है जो नहीं चाहते कि फार्मिंग करे, मुझे लगता है वो भी फार्मिंग में आ जाएंगे। आई थिंक ये चेंज इंडिया को ड्राइव करेगा। और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज होगा कि क्योंकि मैंने अभी कहा कि अभी जो आज का यूथ है वो अपना जो करियर देखता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट हो गया, या उसको लगता है साइंटिस्ट चला जाए, आर्मी नेवी में चला जाए। वहाँ जाना भी ज़रूरी है, लेकिन आपने कहा कि आप देखते हैं ऐसा कि आप मोल्ड कर सकते हैं यूथ को कि वो फार्मिंग करे, तो इससे बड़ा चेंज मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। देखिए कि आप ही लोग देखिए या हम भी देखेंगे कि हम लोग अपना एक गांव छोड़ के शहर में जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? क्योंकि गांव में पैसा कमाने का सोर्स नहीं होता। लेकिन अगर वो खेती अगर सोर्स बन गई कि हम पैसा कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना गांव छोड़ने का कभी टाइम आएगा। और वही एक ड्रीम देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम इसको कन्वेंशनल तरीके से इसको अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आएगा। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे चेंज को ज़्यादा समय नहीं लगता है। और हम लोग मैं तो सबको कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी बनी इंडिया के लिए है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग इंडिया कर सकता है या बना सकता है वो शायद और कोई नहीं बना कर सकता है। हाँ, और बाहर भी काफ़ी अगर मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी में इंडियंस का हाथ बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं उसमें सब इंडियंस ही हैं, रेप्यूटेड अपनी डेजिग्नेशन रखते हैं वो वहाँ पर। तो बस ये है कि इंडिया में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है लोगों को, और अवेयर होने की ज़रूरत है, और अपने देश के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब वो और अभी नहीं वो और चेंज हो रहा है। ग्लोबली इंडियंस का रिकॉग्निशन ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जिस तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है, थ्रू डिजिटल इंडिया हो गया या फिर थ्रू न्यू जो गवर्नमेंट है उनके वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एडॉप्शन ऑफ अ टेक्नोलॉजी विल बिकम वेरी वेरी क्रूशल इन इंडिया, एंड दैट विल चेंज द वे इंडिया इज़ लुक्ड एट टुडे। हाँ, तो चलिए, ये तो रही फार्मर्स की बात कि यूथ को भी इंस्पायर कर सकते हैं आप अपने काम से, कि वो भी सोचे कि चलो अपने ही गांव में रह के खेती करते हैं। तो ऐसे ही इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है आपके लिए? मतलब कहाँ देखते हैं आप इंडिया को? अगर मैं आपकी नज़र में कहूँ कि ये भारत होना चाहिए या ये हो सकता है, वो क्या है? इंडिया ऑलरेडी एक डिजिटल भारत बन चुका है। मैं नहीं बोलूँगा कि हम उसमें कोई कमियाँ रखते हैं। और कल मेरी मुलाकात ऑनरेबल मिनिस्टर से भी हुई, आईटी मिनिस्टर से। जितना मैं उनसे समझ पाया, उनका ड्रीम, वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो उसी एक रोड मैप पे चल रहे हैं। और उस रोड मैप के कारण जो हाई पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल इंडिया या टेक्नोलॉजी होगा इंडिया में, मुझे लगता है वो एक चेंज को ड्राइव करेगा। और इंडिया विल बी कॉल्ड एज द टॉप प्रोबेबली 2 और 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। और यूथ एक्सप्रेस के आज इंटरव्यू में हमारे साथ थे मिस्टर पंकज गोते जी, जिनके स्टार्टअप एग्री 10X जो पूरी तरह से किसानों के लिए ही समर्पित है। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि चंद लोग ही सही लेकिन किसानों के लिए सोचते हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, और जो चीज़ें किसानों के लिए होने चाहिए अब वो साकार होने जा रही हैं। और सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। आपको अपने लिए भी टाइम नहीं है, एग्री 10X के लिए काम करते हैं, और आपने हमें इतना टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये जो बातें हैं सच में यूथ एक्सप्रेस के थ्रू यूथ तक जाएं, ताकि वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक समझेंगे नहीं उस चीज़ पर हम अमल नहीं कर सकते। तो सर ने जो बातें की उसको समझ कर और इस बात पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर सच में एक यूथ भी अगर ये सोचा है कि मुझे अपने गांव में रहकर अपनी खेती को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और हमारा देश सच में कृषि प्रधान देश है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और कृषि प्रधान देश की जो फसल है वही उसका असली धन है, तो उसको बचा कर रखना है। अगर ये बात हर एक हिंदुस्तानी सोच रहे ना, तो किसानों की जो आज स्थिति है वो सच में आगे 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में सच में सुधरने वाली है। तो याद रखिएगा, मेरा तो यही कहना है कि सशक्त किसान सशक्त भारत। इन्हीं अच्छी बातों के साथ फिलहाल हम अपना इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली बार किसी नए खास मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।